अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से बड़ा अहम खिताब किया। कई अहम मौज़ूआत उनकी तकरीर का हिस्सा थे। मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की बहाली और तामीर के प्रोग्राम के लिए 10.5 अरब डॉलर से ज़ायद के वादों के हवाले से उम्मीद है। फिर उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की बुनियाद भी करार दिया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती काउंसिल के पुराने तनाज़ात में से एक है। भारत ने सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद से गुरेज किया है। इस बात का भी नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बात की और कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक हवाले से अहम है। ये भी कहा कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है कि अफगानिस्तान से होने वाली हर किस्म की दहशतगर्दी को रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने हिंदुत्व समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के तदारुक पर भी जोर दिया। उनका ये भी कहना था कि हमें बढ़ती हुई इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद और फाशिस्ट ग्रुप समेत हर किस्म की दहशतगर्दी का बिला इम्तियाज इंसदाद करना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने खबरदार भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के हिंदुत्व एजेंडे के पीछे घिनौनी हकीकत दुनिया को जंग की लपेट में ले सकती है। इसके अलावा इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो हम जानते हैं, हमारा सवाल आज कहिए कि क्या वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा बंदास में पेश किया जनरल असम्बली में? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राव खालिद साहब, सीनियर तजियाकार नजबुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि आसमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, क्या एनालिसिस है आपका कल की तकरीर पर? देखिए रामीन, हमारे जितने भी वज़राए आज़म या हेड ऑफ़ स्टेट्स ने जाके वहाँ पे ख़िताब किया है, बड़े पुरज़ोर अंदाज में हमेशा किया है और ये कोशिश की है कि किसी तरीके यूएन जो है वो उन मसाइल के ऊपर तवज्जो उसी तरह से दे जिस तरह वो बड़ी हुकूमतों के, बड़ी ताकतों के मसाइल के हवाले से देती है। अगर 9/11 हो जाए तो प्रीएम्पशन स्ट्राइक और सारा वो सारी इजाज़तें मिल जाती हैं, जबकि हम 70 साल से ख्वार हो रहे हैं उन करारदादों के पीछे जो यूएन ने खुद मंजूर की थी कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे। फिर हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, उसके साथ जिस किस्म के हमारे मरासिम रहे हैं या जिस तरह से हमने इंटरनेशनल क़ुव्वतों की मदद की है वहाँ के मामलात को बेहतर करने में, भले रूसी इन्वेजन हो और भले वहाँ टेररिज्म का राज हो, अलकायदा हो, वॉटेवर, हमने उसका बहुत भारी नुकसान भी उठाया। उसके बाद कश्मीर का मसला है। कश्मीर हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम जिस किस्म के ख़तरात का शिकार हैं, इधर भारत जैसा मुल्क बैठा है जो जिसके तो अब इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से भी अब चर्चे हो गए हैं, लोगों को इदराक किया जा रहा है उसका। और इस सारी सूरत हाल में इस मौके के ऊपर इन चीज़ों पे जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी। और फिर इस्लामोफोबिया आपने जैसे जिक्र किया जी, तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत सारी मुश्किलात मुस्लिम ममालिक के लिए, आप मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन के हवाले से कह लें और यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से कह लें, पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसका विक्टिम है। फिर यूरोप में इस्लामोफोबिया के हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे हमारे मुक़द्दस किताब को जलाने के वाक़यात या बेहुरमती के वाक़यात होते हैं या कार्टून बनाने की हरकतें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर यकीनन यूएन ऐसा फोरम है जहाँ पर ये बातें बहुत मौसर तरीके से की गई हैं और की भी जानी चाहिए थी। लेकिन मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। यूएन जो है वो एज अ बॉडी, जब कोफी अन्नान ने उसकी रिफॉर्म की बात की और रिफॉर्म शुरू की तो उस वक़्त क्या वो इन चीज़ों को एड्रेस किया गया? नहीं किया गया। उसमें इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, ह्यूमन राइट्स के हवाले से सारा किया गया, बातें की गई, इवन ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो कुछ तय किया गया, जो चार्टर बना, जो उस पर सब पूरी दुनिया के मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं, उनकी आशीर्वाद से बना है, लेकिन उसमें अमल उस तरह से नहीं हो रहा। हम अपने पड़ोस में देखते हैं कश्मीर में जो सूरत हाल है, अगस्त 2019 से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है, कश्मीरियों की फरियाद सुनने वाला नहीं है। एक जीती जागती जेल वो मौजूद है, वहाँ पे 9 लाख फ़ौजी वहाँ पे बैठे हैं और किसी को इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, प्रेस के ऊपर जिस किस्म की वहाँ पर कतगने हैं। तो इस हवाले से उनके ज़मीर को झंझोड़ना
यूएन के में जितने भी ममालिक हैं वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन यूएन इटसेल्फ उसका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है अमेरिका के, ख़ास तौर पे वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर भी है, फाइनेंशियल एड भी वहाँ से उनको मिलती है। तो वो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें और फोरम्स के ऊपर भी सारा OIC पे भी हुए हैं ये बातें, लेकिन OIC भी उस तरह इफेक्टिवली कश्मीर के ऊपर हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली OIC से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिनके ऊपर उन्होंने बात की है, और मेरा ख्याल है तमाम उन इश्यूज़ का अहाता किया है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश है बल्कि दुनिया में प्रॉब्लम, उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, उससे जो कह ले कि मुआशी नाइंसाफ़ी हो, माहौलियात के हवाले से हो, टेररिज्म के हवाले से हो, किसी भी बहाने से, इस्लामोफोबिया के बहाने से मार्जिनलाइज करना हो दूसरी मज़ाहिब को या कौमियतों को, तो वो बहुत ये इम्पोर्टेंट उनका खिताब था और बहुत बड़े वसी तनाजुर में उन्होंने किया और सारे इश्यूज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। जी ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, हमने देखा कि उन्होंने जियो पॉलिटिक्स के भी ऊपर बात की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में कि जब नए और पुराने अस्करी ब्लॉक्स बन रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मईशत है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिस पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। आप उनके इस सेंटिमेंट से कितना अग्री करते हैं? शुक्रिया रामीन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास सितंबर में ही होता है, हर साल होता है। तो पिछले इजलास से जो नया इजलास है उस दौरान में जो ख़ास वाक़यात पेश आते हैं, बेसिकली किसी भी मुल्क के हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव का फोकस उनकी तरफ होता है, उसमें अपनी वो फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स मिलाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो इन सारे चीज़ों को कैसे देख रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं, दुनिया हमसे क्या सुनना चाहती है। ये जो तकरीर होती है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की हो या किसी की भी, हम क्या कहना चाहते हैं, दुनिया हमसे क्या सुनना चाहती है, इन दोनों के बैन एक आप तवाजुन बरकरार रखते हैं और वो तवाजुन मुझे कल की तकरीर में बदरजाए अतम नजर आया। पहले तो मैं थोड़ा सा यानी आपको ये बता दूं कि तकरीर बहुत जामे थी। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, एक दो अल्फाज की जगह तलफ़ुज़ भी, प्रोनंसिएशन भी ठीक था, और उन्होंने इस दफ़ा मैंने देखा कि तकरीर बहुत मुख्तसर थी, यानी टू द पॉइंट थी, और उसमें मुझे कोई ऐसा जायद लफ्ज़ नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं इस तकरीर की नोक पलक संवारने में, उन्होंने अपना अपना काम जो है वो बड़े आसान तरीके से पूरा किया। देखिए, दो तीन बातें उसमें राव साहब ने जो कहा है ना कि यूएन क्या कर रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अगर यूएन सारा कुछ कर सकती तो फिर SCO क्यों बनता, सही बात। फिर ये ब्रिक्स क्यों बनती, यूरोपियन यूनियन क्यों बनती, आसियान क्यों बनती, ये G20 G7, ये रीजनलिज्म की तरफ लोग क्यों आते। तो यूएन का भी जो रह गया है वो ये है कि अगर फर्ज करें अमेरिका बहादुर को कोई काम करना है तो उसके लिए जो छतरी चाहिए उसको वो यूनाइटेड नेशंस फराहम करता है, और उस वक्त ख़ास तौर पे यूएन का बड़ा ही अहम रोल हो जाता है। दूसरा रोल हो जाता है आपके जो पीस कीपिंग आपकी यानी वो जो है ना, जो यानी फोर्सेस होती है जो दुनिया भर में जाके उन जंगों को देखती है, ख़ास तौर पे अफ्रीका में जो यानी ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा जो पीस कीपिंग फोर्सेस में यूएन है। अब यह कि यूएन को ख़त्म कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी अपनी एक यूटिलिटी है। वो एक ऐसा फोरम है जिसमें कि आप पूरी दुनिया को बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो मतमा नज़र क्या है, फॉरेन पॉलिसी कंटूर्स कैसी है, और बातों बातों में आप कुछ बातें ऐसी बताते हैं। मसलन एक बात आपको बताता हूँ जी, बातों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनल चीज़ को हाईलाइट किया जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, वो है कि मईशत को अपने पाँव पे खड़े करना है जी। उन्होंने बातों में SIFC का जिक्र किया और कहा कि 1 विंडो ऑपरेशन वगैरह जो है ये शुरू हो गया है। तो उन्होंने असल में कहा क्या, 192 से ज़्यादा ममालिक के यानी हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो सिर्फ UAE और सऊदी अरेबिया और कतर, बहरीन वगैरह नहीं, आप सब मुल्कों के लिए हमने ये SIFC किया। और उन्होंने कुछ ख़ास जो इक़दामात हुए हैं पाकिस्तान में उनका उन्होंने बातों में जिक्र किया। मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि आप
अपने मुल्क के अंदरूनी पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिटिक्स, अंदरूनी हिसाब किताब को नहीं बता सकते इस फोरम पे, अनलेस कि मसलन ये है कि जी फैटफ ने आप पे कोई लगाई ऐसी कोई यानी कदगन और आपने वो लॉज बना लिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में या एंटी टेररिज्म यानी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप दुनिया को बताते हैं कि हमने ये कर लिया, फैटफ के बारे में हमने ये कर लिया। ओवरऑल जो है जाहिर है इस पे हमने ये बात अभी जारी रखनी है। एक और बात जो इस वक्त के लिए बड़ी अहम है, क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट को इस तकरीर ने अपने एंगल से, पाकिस्तान के एंगल से बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ पोर्ट्रे किया, मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि ज़्यादा तवज्जो इस पे हो कि आपने जो है वो यानी 1% और 99% उन्होंने सैलाब की बात की और उसमें प्रोजेक्ट्स की बात की, और उन प्रोजेक्ट्स में एक फिक्रा बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद आप यानी आगे ले चलिएगा। उन्होंने कहा द प्रोजेक्ट्स दैट वर टू बी डन आर बीइंग सबमिटेड। इसका मतलब है पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया कि जिनीवा में जो हुई थी सारी वो हिसाब किताब हुए थे, उसमें हमने भी कुछ करना था, हमने वो अभी तक नहीं किया। प्लेज का मतलब ये नहीं होता कि पैसे आए चेक बना, आपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है। आसमा साहिबा, आपको कैसी लगी तकरीर हमारे निगरां वज़ीर आज़म की, और आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज़, कौन सा पॉइंट स्टैंड आउट करता है? देखिए जी, कॉम्प्रिहेंसिव 16 मिनट कुछ सेकंड की तकरीर थी उनकी, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिफरेंट उन्होंने पॉइंट्स को कलेक्ट करके काफ़ी अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया। इसमें तकरीबन उन्होंने तमाम पॉइंट्स जो के टेबल किए जाने चाहिए थे वो किए, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू ग्लोबल वार्मिंग, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके इनिशिएटिव्स, इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी, लोगों को बताई कि हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बड़ा पेस अप जा रहे हैं। फिर कश्मीर का मसला उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया, उन्होंने सीरिया का पॉइंट रेज किया, उन्होंने जो हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि KS से ईरान की आपस में इंटरेक्शन बढ़ रही है, उसकी तरफ हाईलाइट किया। स्वीडन में जो इंटॉलरेंस टुवर्ड्स इस्लामिक बिलीव्स एंड कुरान शरीफ, वो उसकी तरफ हाईलाइट किया, इसके इनिशिएटिव्स की तरफ हाईलाइट किया। आपके पीस कीपिंग फोर्स में जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें जो हमारी कंसर्न्स हैं कि उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटीज वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती और वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उसकी तरफ हाईलाइट किया। इंडिया में हिंदुत्व की तरफ हाईलाइट किया। जर्नल दुनिया में इक्वालिटी, हार्मनी और डाइवर्सिटी को अर्ज किया। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर, इट्स वर्थ अप्रिसिएटिंग, क्योंकि वो बहुत एक राइट मैसेज राइट प्लेटफॉर्म पे एक राइट तरीके से दिया गया। बाकी सारा कुछ मेरी कलीग्स ने आपके साथ डिस्कस किया, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी। जरूर। देखिए जी, इस वक्त एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस हो रहे हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काकर साहब की तकरीर हाईलाइट हो रही है, उसको बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमारे कुछ ऐसे मसाइल जो इस वक्त हमारे दोस्त भी उसके बारे में कंसर्न है और हमारे एडवर्सरीज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। ये ऐसे मसले नहीं है जिनका हल ना हो। हम इन्हें अगर प्रोएक्टिवली हैंडल कर लेना तो जो तकरीर है इसका इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड पड़े। हमारे एडवर्सरी जो हमारा पड़ोसी है वो इस तकरीर को कोई मुख्तलिफ शेड्स लेके इस वक्त, क्योंकि वो खुद हार्ड वाटर में है ना, तो उनकी अपनी हर मसले का हल ये होता है कि पाकिस्तान कार्ड आगे कर दो। उनका अपना कोई मसला अपनी जात में अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे हल नहीं होता, लेकिन वो हम पे उसका बोझ डालने की कोशिश करते हैं। तो इन हाउस हमारे जो इस वक्त कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं एट हैंड जो हैं, उनको प्रोएक्टिवली काकर साहब को देखना चाहिए और उसको रेमेटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हम एक इम्पैक्ट दुनिया में लाना चाह रहे हैं, एक राइट से बड़ा फैबुलस स्टेप लिया गया है, बड़ी फैबुलस तकरीर, ऑल अप्रिसिएशन फॉर, लेकिन इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक हम वो इम्पैक्ट दुनिया में नहीं दे सकते जो हम चाहते हैं। हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स पुल डाउन हो जाते हैं क्योंकि इन चीजों पे प्ले अपॉन करने के लिए उसके पास बहुत डाटा होता है। इसके अलावा एज फार एज इज कंसर्न, थम्स अप। बिल्कुल ठीक है, आपने हमारे तज्जियाकारों की राय सुनी, जिसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे हम वक्त ब्रेक का।
बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, उस तकरीर की जो कि उन्होंने की जनरल असम्बली के इजलास में। बहुत अहम मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की। राव खालिद साहब, तकरीर तो हो गई, अब ज़रा इम्पैक्ट पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या होना चाहिए इसका? फिर यूएन के किरदार की आपने भी बात की, बाकी तज्ज़ियाकारों ने भी बात की। ऐसी करारदादों का जिक्र भी किया गया अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो कि यूएन में ही मंजूर हुई, मगर उन पर अमल दरामद करवाने के लिए हमें अभी तक परसू करना पड़ रहा है, अभी तक हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। यूएन के किरदार पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, यूएन का किरदार तो इस हवाले से जो है वो हम देखते हैं कि 2 स्टेट जो मुआहदा होता है, ओस्लो अकॉर्ड होता है फ़लस्तीन और इसराइल का, 10 साल में इम्प्लीमेंट होगा। बिल क्लिंटन, यासिर अरफात और इसराइल के पीएम वो साइन करते हैं उसको, और बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता। वो फिर उसी तरह से आज फिर वही 2 स्टेट थ्योरी की जो बात दोबारा से शुरू हो रही है। यूएन जो जहाँ पे बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे हम देखते हैं बहुत कंप्रोमाइज नज़र आती है हमें यूएन। मैं एक ना काकड़ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात उन्होंने और भी की थी इस्लामोफोबिया के हवाले से। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ दी है जिसमें इस्लामोफोबिया डाटा सेंटर का क़याम और जो उसके मुतासरीन है दुनिया भर में, उनके साथ ताउन और उनकी माली इमदाद और उनकी कंपनसेशन, लीगल कंपनसेशन, ये मेरा ख्याल है बहुत अहम चीज़ है जिससे हम पूरी दुनिया में इसको आगे हम लेके जा सकते हैं। ठीक है। फिर एक बात हुई, हमारे जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने तहरीर व तकरीर की आज़ादी है उस पर सारी चीज़ों में बात की। ये चीज़ें हम देखते हैं, इंडिया को जब हम देखते हैं ना, तो हमें नज़र आता है कि अगर आप एक इकनॉमिक पावर हैं, एक बड़ी ताकत हैं, आप भले ह्यूमन राइट वायलेशन करें, आप प्रेस फ्रीडम को ज़ब्त कर लें, आपकी अदालतें भी खामोश रहती हैं, आपके लोग भी खामोश रहते हैं, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी खामोश रहती है। हमारे यहाँ जबकि इस मामले में कोर्ट्स बड़ी प्रोएक्टिव रही हैं और हैं, अभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो फौरी तौर पे एक्शन भी लेती हैं, उस पर रिजल्ट भी आता है, और हमारा कंसर्न भी यहाँ पे लोकल है। लेकिन हमारे ये जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसके ऊपर हम अगर कंपैरिजन अपने किसी भी अड़ोस पड़ोस के मुल्क से करें, इंडिया ख़ास तौर पे जिस किस्म का जबर वहाँ पे है, पाकिस्तान में तो उस हवाले से जन्नत है। तो इसलिए हमें उस हवाले से देखना चाहिए कि आया ये हमें जो पाकिस्तान के अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा बेहतर है। कुछ इशूज़ के हवाले से हैं चीज़ें, उसके ऊपर मेरा ख्याल है काजी फायज़ साहब आए हैं, वो भी कुछ इश्यूज टेकअप कर रहे हैं। फिर आगे जैसे कि कोर्ट्स हमारी बिल्कुल इस मामले में वो पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं, और जहाँ भी आईनी हवाले से कोई राइट्स होता है उसके ऊपर पूरी तरह से वो एक्शन भी लेती है और ऑर्डर्स भी जारी करती है। अब यूएन की तरफ हम आ जाते हैं। यूएन ने इंटरनेशनल, बल्कि यूएन क्या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रवैया है हम देखते हैं, यूक्रेन के हवाले से हम देख लें, टर्की 24 साल से ईयू का मेंबर बनने के लिए तगोदो कर रहा है जी। यूक्रेन के साथ जब रूस का मसला हुआ, एक दिन में उन्होंने उनकी दरख्वास्त कबूल की और उसको उस एप्लीकेशन को उन्होंने बिल्कुल मंजूर करके रख लिया कि जी इसका हम स्टेटस जो है वो मेंबर के तौर पे डिटरमिन करने के लिए प्रोसेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल का जब कुव्वतों का रवैया होगा तो उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन आएगी, उसमें फिर ख़राबी पैदा होगी उसकी, फिर उसके साथ आपकी मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की या तरक्की पजीर मुल्कों की और कम तरक्की पजीर मुल्कों की, उनकी मुआशी मसाइल आ जाते हैं। वो मुआशी मसाइल के साथ जब ये इंटरनेशनल जबर साथ मिल के आता है, डिस्क्रिमिनेशन आती है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो बड़े कुव्वतों के पास चली जाती है, वो फिर हमारे लिए मसले का बायस बनती है। बेरोज़गारी होगी, तालीम ठीक नहीं होगी, सेहत की सहूलतें नहीं मिलेगी, तो सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन आती है जिससे ये चीज़ें पनपती है, जिसको हम इंतहा पसंदी कहते हैं, वो फिर उसमें पनपती हैं। दूसरी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन की मैं कहूँ, जो FATF का हमने जब लॉ पास किया तो बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था। अब हमारे यहाँ से पैसा लूट के मगरब में जाता है, अमेरिका में जाता है, उस पैसे की वो बात नहीं करते कि हमारे पास आ गया है। हमें कहते हैं कि आपके यहाँ से ये पैसा गैर कानूनी तौर पे आया है, तो आप ज़रा हमें बताएं, इसका हिसाब किताब दें। भाई आपके पास ये अरबों डॉलर, खरबों डॉलर और बिल्डिंगों की सूरत में, फैक्ट्रियों की सूरत में आपके पास पहुँच चुका है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप हमारे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले हमारे साथ रवैया आप रखते हैं जी, FATF पे ये करे वो करे। अच्छा, दूसरा उसमें एलिमेंट जो बुनियादी तौर पे आता है वो ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो है
वो अपने मतलब के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, उसमें हर चीज़ को इग्नोर कर देती है। रूस के जब सरमायादारों को उनके रूस के अंदर से पैसा निकलवाना था, उन्होंने खुली छुट्टी दे दी बरतानिया ने कि आप ले आए पैसे, बैगों में भर के ले आए, आप जैसे मर्जी लाएं यहाँ पे। वो ले आए बेचारे, वहाँ पे ला के इन्वेस्ट किया। अब वो भूखे हो रहे हैं, इंग्लैंड वाले EU से निकलने के बाद उनके काफ़ी हालात ख़राब हो रहे हैं। तो अब उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर जारी कर दिया है। अब उन्हीं को जा के कह रहे हैं कि भाई तुम कहाँ से लेके आए हो पैसे, ये तो इलीगल है, ये कैसे लेके आए। यानी ये जो रवैया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अब तक हमें जो लूटने का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वो जारी है। लेकिन आखिर हमारे गले में फंदा डाल लेते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, आपके यहाँ इलीगल हुंडी हो रही है, आपके यहाँ फलां हो रहा है, ये हो रहा है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते वो। तो इसलिए कम अज़ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रवैया भी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आगे ये जंगे शंगे कोई नहीं होनी, आगे ये माशी मसाइल ही चल रहे हैं, माशी मुकाबला ही चल रहा है। तो उसमें जितनी बेहतर मुनसिफाना तकसीम होगी दौलत की, सबके लिए फ़ायदा होगा। जी आसमा साहिबा, अब UN किसके इन्फ्लुएंस में है, इन्फ्लुएंस में क्यों है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मॉरल डिबेट, अगर हम इससे, ज़ाहिर है ये भी होना चाहिए, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे बात करने के साथ साथ हम इस बारे में भी थोड़ी बात करें कि हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए UN को क्या करना पड़ेगा, क्या हमें भी पावर गेम में ऊपर आना पड़ेगा? दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। जी बिल्कुल, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। हमें अपने मसाइल, जो इंटरनल मसाइल है ना, ये मैंने क्यों इस यहाँ पे जाके मेंशन किया कि हमने अगर दुनिया में अपना इम्पैक्ट देना है, देखिए हमें जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन अल्लाह ने देनी थी वो तो दे दी, जो एक ब्लेसिंग हमें मिलनी थी वो तो हमें मिल गई। उसको हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उससे बेनिफिट कैसे लेंगे, कि इसे हमारे हाथ में। और हमारे हाथ में इस तरीके से कि हम अपने आप को एक इकोनॉमिकली स्टेबल और एक पॉलिटिकली स्टेबल नेशन के तौर पे लेके आगे चले। जैसे सर ने बात की ना कि रीजन में हम बहुत से बेहतर है, हम इंडिया से बेहतर हैं। बिल्कुल हम इंडिया से बेहतर हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सर से एग्री करती हूँ। मगर मेरा ये पॉइंट है कि इंडिया हमारा बेंचमार्क नहीं है। हम तो इंडिया से हमेशा बेहतर रहे हैं। हम एक डाइवर्स कंट्री है जो एक फेडरेशन है। हम एक म्यूचुअल कोहेजन में रहते हैं। हम टॉलरेंट हैं, हम एक्सेप्टिंग हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम रेजिलिएंट हैं, हम विजिलेंट हैं। ये सब कुछ हम हैं। हमारा बेंचमार्क इंडिया नहीं है कि हम इंडिया से बेहतर हैं। हमारे बेंचमार्क एक डेवलप्ड कंट्री है जहां तक हमने पहुंचना है, और उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्ट टाइम में गहन करना जरूरी है। बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूशंस बेहतरीन काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्टिवली एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज जो मैंने हाईलाइट किए, मगर हमें उस तरफ जाना है जहां ये इश्यूज सरफेस ही ना हो। तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था। बाकी दुनिया में अपना मार्क देने के लिए इकोनॉमिकली स्टेबल होना जरूरी है, और वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जी, पहले कमोडिटीज क्या हुआ करती थी? पहले आपकी कमोडिटीज होती थी, आप एग्रो इकोनॉमी है, आपके पास असला बहुत है, आपके पास आपके बैंक जो रिजर्व है वो स्काई रॉकेट है। अब आपके पास जो है ना टेबल टर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो आपके रूट्स हैं। अगर सी पैक को हम एक साइड पे भी रख दें, जो इंडिया भी करना चाह रहा है ना अमेरिका के साथ मिलके, उसमें भी पाकिस्तान का अमन और स्टेबिलिटी इज एसेंशियल। अगर नहीं होगा तो रीजन पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। हम किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया के लिए किसी न किसी तरह से सिग्निफिकेंट है। आइदर ब्लॉक ए हो, ब्लॉक बी हो, ब्लॉक सी हो। पाकिस्तान सिग्निफिकेंस इज अ रियलिटी। अब इसको कैसे आपने मटेरियलाइज करना है, इसको कैसे चैनलाइज करना है, एक इसमें आप हमारे लीडरशिप को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बियॉन्ड होके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट से बियॉन्ड फोकस होके नेशनल इंटरेस्ट में बड़े बाजुकात आपको एक डिफिकल्ट रूट लग रहा होता है, लेकिन आप वो डिफिकल्ट रूट लेते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट। एक वो आपको करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इस चीज को एक्चुअलाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली खुद को कैसे स्टेबल करना है, इसके ऊपर इस आइडिया को लेके अपनी जो एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसके साथ अलाइन करके हमने आगे लेके चलना है। तो ये एक डिफिकल्ट टारगेट एट हैंड नहीं है कि हम इसको कैसे करेंगे। हम इकोनॉमिकली स्टेबल अगले 20 साल में नहीं होंगे तो हमारी 20 साल बाद वॉइस नहीं होगी। हमारी वॉइस अभी भी है, हमारी सिग्निफिकेंस अभी भी है। उसको कैसे दुनिया के सामने टेबल करके उससे बेनिफिट लेने, ये सैडली हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे लीडर्स ने बहुत से ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए
जो कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन पे नहीं सही है। बात है। ये एक हमारी लीडरशिप को अपना बेंट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा हैविंग अ वॉइस इंटरनेशनली इज नॉट इम्पॉसिबल, वी स्टिल हैव इट, मगर इसको एनहांस करके लोगों के सामने टेबल करना, दुनिया के सामने टेबल करना और अपने मुताबिक, अपने बेनिफिट के, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रही कि जिसमें कोई हम कहें कि पाकिस्तान कोई बहुत सेल्फिश होके करे। हर नेशन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से सेल्फिश होती है। इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हवाले से सेल्फिश है। इसी तरह हर नेशन अपनी इंटरेस्ट पे फोकस करती है। ये हमारा एडवांटेज है, हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, और इसको हमने मिलिटराइज करना है। हमारी वॉइस पूरी दुनिया सुनेगी, हमारी बात पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है। नजबुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए और उस मकाम पर पहुंचने के लिए कि दुनिया हमारी बात सुने भी और माने भी, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए, क्या करना पड़ेगा हमें? जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह से जियो इकोनॉमिक्स एक अलहदा चीज़ है। जी, हम लोग जब यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो बड़ी अच्छी है, उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, और इर्द गिर्द जो सारे ममालिक हैं वो बड़े अहम हैं किसी न किसी हवाले से। जियो पोलिटिकल की एक और चीज़ है, जियो स्ट्रेटेजिक एक और चीज़ है। सही। रामीन लेक्चर नहीं देते जी, वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये लेक्चर नहीं देते, वो इसलिए कि जब आप यूएन में होते हैं तो आप अपनी पोजीशन का आपको पता होता है। अब पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली देखें तो यूएन में कितना फंड देता है, किन किन को, यानी कौन कौन से यूएन के इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान ने हो सकता है कई जगहों पे तो कई सालों से फंड ही नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे, जो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन सिफारती और सियासी पोजीशन क्या है और इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उसके मुताबिक आप फिर उस फोरम को यूज करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि सारे के सारे टॉपिक्स आप इस फोरम पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे क्या हिंदुस्तान का जब रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो क्या वो बताएगा कि हिंदुस्तान में देखिए हर रोज 421 लोग भूख की वजह से मर जाते हैं? सही बात। वो मर के भी नहीं बताएगा, वो क्यों बताएगा भाई? या हिंदुस्तान में इस वक्त जो है वो फाशिज्म है, हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुस्तान में देखिए प्रेस को, जो हमारा जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसमें तो सारा प्रेस ही इन्होंने जला दिया है, खाक कर दिया है, लोगों को मार दिया है, सहाफियों को। तो क्या वो बताएगा कि देखिए हम सहाफियों के साथ ये कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। देखिए, एक होता है आप मल्टीलैटरल फोरम पे हैं, ये एक मल्टीलैटरल ग्लोबल फोरम है, इसके टॉपिक्स, इसकी टोन, इसकी लैंग्वेज, इसके सब्जेक्ट्स अलहदा होते हैं। इस तरह के मामला आप करते हैं बायलैटरल लेवल पे, जिसमें कि आप दो तरफा बात हो रही होती है किसी एक मुल्क से, वो आपसे पूछता है जी कि आपके यहाँ फलानी जगह पे ये बात हो रही है, इसको बता दीजिए। एक बात इस्लामोफोबिया की बड़ी जरूरी यहाँ पे करना चाहूंगा। हो सकता है कि हमारी ये बात जो है वो फॉरेन ऑफिस में या कहीं सुनी जा रही है, जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया में या किसी भी और मसले में जिसमें के मुसलमानों के खिलाफ कोई मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे कोई चीज़ होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि OIC एक आपका फोरम है, OIC को लीड करता है KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब जब पाकिस्तान नज़र आएगा कि वो इस्लामोफोबिया पे यानी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, तो आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी मसला है ये, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान, ये मैं देखिए एक बड़ा फाइनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम सऊदी अरेबिया को और जो 3-4 GCC कंट्रीज हैं उनको उसमें ला के, तो जब आप बात करें तो ये ना कहें कि पाकिस्तान ये चाहता है, उसमें ये हो कि मुस्लिम उम्मा ये चाहती है, OIC ये चाहती है, और उसमें उस बात करने से पहले, क्योंकि मैंने 2-3 रिपोर्टें पढ़ी हैं रामीन, जिसमें मुझे पता लगा है कि सऊदी अरेबिया में इसके बारे में ख़ास तौर पे बात हुई है कि ये इस्लामोफोबिया में पाकिस्तान क्यों सरखेल है, वो क्यों यानी इसमें लीड ले रहा है। बात हम ठीक कर रहे हैं, 100% ठीक कर रहे हैं, लेकिन और इत्तेहाद उसमें नहीं नजर आता। हाँ, अब ये है कि उसमें इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। तकरीर की बात हो रही थी, 1-2 आखिरी बातें इस तकरीर के बारे में कि तमाम चीजें करने के बाद, वो तमाम चीजें जो पिछली तकारीर में हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, और उसके बाद 2-3 इशारे किए हैं जो कि मेरे नज़दीक आपकी मुल्की सियासत
आपकी मुल्की मईशत, और उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है। मेरे नज़दीक ये बहुत अहम पॉइंट था। नॉर्मली इसकी जगह नहीं बनती तकरीर में, उन्होंने वो डाल दी। दूसरा ये है कि जितने अहम सियासी और सिफारती महाज पे हमें मसाइल दरपेश थे वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं और अपनी पोजीशन बताई है। याद रखिएगा कि इस तरह की ग्लोबल फोरम पे, इस तरह के ग्लोबल एटमॉस्फेयर में आप अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस नहीं करते। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन चला जा रही है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी नाज़रीन किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो चाहे भारत की अपनी सरजमीन पर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुजालिम की शक्ल में हो, या मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों की सूरत में, या फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और सहूलतकारी की सूरत में। इन तमाम मुजालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहा है, आलमी बरादरी को मुतवज्जा करने की कोशिश करता रहा है, मगर हमें हमेशा यही कहा जाता रहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने मसाइल आपस में सुलझाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर्स इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारती मुआहदे करती रही। इसका नतीजा क्या निकला नाज़रीन? नतीजा ये निकला कि भारत इतना निडर हो गया, उसे इतनी शह मिल गई कि कनाडा की सरजमीन पर जाकर वहीं के शहरी सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया जाता है। और इस बात की तस्दीक करती है 5 आइज़ की रिपोर्ट, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा की खुफिया एजेंसीज मिलकर ऑपरेट करती हैं। और अब बिलाखिर आलमी बरादरी भी बोल पड़ी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर वाज़ेह अल्फाज में हिंदुस्तानी हुकूमत पर, कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास क्योंकि ठोस शवाहिद हैं, तो उसके बायस कनाडा के करीबी इत्तेहादी यानी अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इस वाक़े के बाद जो भारत है आलमी तन्हाई का शिकार हो सकता है? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। राव खालिद साहब, ये शह का नतीजा है या क्या है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया भारत, उसको लगा कि जो मैं अपनी सरजमीन पर कर रहा हूँ, नेपाल में कर रहा हूँ, बांग्लादेश में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कर रहा हूँ, यही मैं मगरब में जाके करूँगा, बच निकलूँगा तब भी? देखिए, हम तो इसका पिछले 70-75 साल से शिकार हैं, इस सारी दहशतगर्दी का, इस सारी हाई हैंडेडनेस का। और हम पे तो 2 जंगें मुसल्लत की गई, 3 बल्कि की गई। बार बार हमें किसी न किसी तरीके से तंग करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को ख़राब किया गया, 2 हिस्सों में पाकिस्तान तकसीम हो गया। भारत की जो चीरा दस्तियाँ थी, जिस किस्म के वो उसने रवैया अख्तियार किया है पड़ोस में, फिर श्रीलंका में जिस किस्म का उनका रवैया रहा, नेपाल के साथ हाल ही में बड़ा सीरियस उनके इश्यूज़ रहे हैं। वहाँ पे भी उनकी जो ये रॉ के लोग हैं वो जिस तरह से वारदातें करते रहे। हमारा एक बंदा उठा के ले गया जो विजिट पे गया हुआ था, और वो खाते डालने की कोशिश की टेररिज्म के। तो ये इस किस्म के काम जो हैं वो इसमें वो बाहर थे, लेकिन ये इंटरनेशनली जाके उनका ये करना ये साबित करता है कि भारत में पिछले 8-10 साल से जो हुकूमत आई है उसकी अप्रोच किस किस्म की है। एक तो वो अपने तई वो शाइनिंग इंडिया का जो वाजपेयी साहब ने शुरू किया था, उसको वो समझते हैं कि अब वो शाइनिंग इंडिया उन्होंने उस पर पहुंच गए हैं, अचीव कर दिया, और लोग दुनिया भर उनसे मुतासिर हो गई। 5वीं बड़ी इकॉनमी होने के नाते वो तजारत और बाकी चीज़ों में दूसरे मुल्क उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कनाडा के वज़ीर आज़म ने बहुत कमाल जवामर्दी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने खुल के ये बात की है कि ये हुआ है और इस पर हम किसी कंप्रोमाइज़ सूरत हाल में नहीं जाएंगे, ना करेंगे। और इसके क्योंकि रूल ऑफ लॉ इस कंट्री में ये होगा। अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कहा, लेकिन ये टंग इन चीक जो होता है ना, अभी वो वेस्ट और जो है अमेरिका वो उस तरह से खुल के भारत को कंडेम नहीं कर रहा। वो प्रेशर ज़रूर डाल रहे हैं, कनाडा की हमायत की बात भी कर रहे हैं और तहकीकात के हवाले से भी प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा ये वाक़या है किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पे, जिस तरह उन्होंने अदनान खशोगी पे शोर डाला था, जिस तरह और मामलात पे वो करते हैं, उस तरह से प्रेशर नहीं डाल रहे। और तजारती मुआहदे इनके इंडिया के साथ, और एक कहा जा रहा है कि शायद इसके ऊपर अगर ज़्यादा कनाडा प्रेशर डाले रखेगा, इसी तरह से कायम रहेगा अपने मुतालबात के ऊपर, तो ये यूरोप मगरबी ममालिक में तकसीम का बायस भी बन सकता है।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब इनके अपने इंटरेस्ट आते हैं तो ये इंतहा दर्जे की मुनाफकाना पॉलिसीज़ इख्तियार करते हैं। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा अब भारत को वे आउट देने की कोशिश होगी, किस तरह से उसको निकाला जाए इस सारे को एक मायर से। हालांकि ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो RSS मेंटेलिटी भारत में मौजूद है वो किस तरह इंटरनेशनली इम्पेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को, नेशंस के रिलेशनशिप को, लोगों के ताल्लुकात को, और उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर। अब आपका ख्याल है वहाँ सिख कम्युनिटी जो है या और जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं जो दूसरे मुल्कों से आई हुई हैं, वो वहाँ सिक्योर फील कर रही होंगी कि कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है इसके ऊपर, अगर इस बात को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह साबित कदमी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा खड़े हैं और इसको परसू कर रहे हैं, वो मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। अब बाकी कुव्वतों को सोचना होगा कि कल को अमेरिका के अंदर भी वो किसी को आके मार सकते हैं, वो बरतानिया के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सिख तो हर जगह पे, सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है, किसी को भी वो टेररिस्ट करार दे के तो उस पर वहाँ पे हमला कर सकते हैं। तो ये बाकी मुल्क अपना फिर ध्यान रखे कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है आसमा साहब, अब अमेरिका ने ज़ाहिर है कनाडा की हिमायत का ऐलान तो किया है, मगर इससे कबल हमने ये भी देखा कि G20 समिट जब हुआ तो उसमें भारत और अमेरिका के दरमियान कुछ तिजारती मुआहिदे भी हुए हैं। आपको लगता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ साबित कदमी से खड़ा रहेगा या फिर जो मुआशी मफादात हैं वो आड़े आएंगे? देखिए जी, इंडिया बेसिकली इस वक्त जो अपना एक वो इंडो पैसिफिक एक जो वेंचर है ना, उसके जोन में ये एक इंडिया हैज डेवलप्ड अ मॉब मेंटालिटी। वहाँ पे ना एक मॉब मेंटालिटी, और वो अभी भी जिस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, आप उनका मीडिया देख लें, आप उनके मिनिस्टर्स के हवाले से देख लें, जिस तरीके से इंडिया इस मामले को एड्रेस कर रहा है, वो वही अपनी मॉब मेंटालिटी है कि वी आर बिगर इन नंबर, वी आर बिगर इन मार्केट, हम इंडो पैसिफिक का एक इंटेग्रल पार्ट है और हम इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं। किसी और सरजमीन पे जाके किसी और मुल्क के नेशनल को कत्ल कर देना, हमने सर ने बिल्कुल सही कहा, हम तो एक हॉस्टाइल नेबर के साथ पिछले 74 सालों से हैं। हमने हमारे तो यहाँ पे जो भी हमारी पीस एंड हार्मनी को जो भी इम्पैक्ट आता है उसका वाया बटिंडा या वाया ABC रूट एक ही जगह पे रास्ते निकलते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि ये चीज हम लिव करते रहे हैं और हम दुनिया को बताते रहे हैं। हम कश्मीर की में जो जिस तरीके की बिहेवियर, जिस तरीके की जुल्म आपका इंडिया करता रहा है, उसको हम हाईलाइट करते रहे हैं। हम बताते रहे हैं कि हमारी लैंड की वायलेशन होती है और यहाँ पे इंडिया क्या क्या करता रहता है। हम उनकी स्पाई पकड़ के हम इंटरनेशनल कोर्ट में हमने केसेस लड़े। अब इस चीज को दे नेवर टुक इट सीरियसली, और अब जब उनकी स्लीव पे ये चीज आग पहुंची है तो उसको इसकी हीट अब महसूस हो रही है। अब जहां तक वो इसे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, देखिए जी, कनाडा के लिए तो ये एक क्रिटिकल केस है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, और वहाँ पे इमिग्रेंट ज्यादा है, उनके नेटिव्स कम है। अगर वो अपने इमिग्रेंट्स को बचा नहीं सकते तो उनकी तो बेसिक कोर हिल जाती है। और बकिया जैसे अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा इस पे रिस्पॉन्ड किया, बाकी यूके US वगैरह अभी खाली निगोसिएशन में ही है अथॉरिटीज के साथ इंडिया के। वो अभी कोई इस तरह से क्लियर स्टैंड नहीं उन्होंने लिया, लेकिन इफ दे डोंट टेक अ क्लियर स्टैंड, क्या गारंटी है कि कल वो नेक्स्ट नहीं होंगे। सही बात है। इंडिया में 150 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, वहाँ पे तो इक्वालिटी नहीं है, हार्मनी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। वहाँ पे तो एक अजीबोगरीब किस्म का हिंदुत्व डोमिनेटेड कल्चर इवॉल्व हो गया, जिसमें कोई भी माइनॉरिटी खुद को सेव नहीं समझती, मुसलमान सेव नहीं समझते। आपके और जो क्या कहते हैं 150 ये वेंचर्स हैं, सेपरेटिस्ट वेंचर्स, ये खुद को वहाँ सेफ नहीं समझते। तो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आएगा। ये खालिस्तान जिनके बारे में जिनका ये लीडर जिनको कत्ल किया गया,
I had an opportunity to have an audience. एक मुलाकात मेरी रही एक साहब से जिन्होंने 1984 का ये विटनेस किया हुआ है, ये जेनोसाइड सिखों का। अच्छा। जिस तरीके से वहाँ जुल्म किया गया, जिंदा लोग जलाए गए, माँ बाप के सामने बेटियों का रेप किया गया, भाई को बिठा के बहन का रेप किया गया उनके सामने। वो तो एक तूफान था हिंदुओं का। तो ये सब कुछ वहाँ की एक मॉब मेंटालिटी का टर्न आउट है। और अभी भी जिस तरीके से वहाँ उनका मीडिया देखे ना, वो उनके एक मेजर साहब है, वो टीवी पे बैठ के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटन कर रहे हैं, थ्रेटनिंग हिज लाइफ। आपको पता नहीं चलेगा और आपके साथ कुछ हो जाएगा। ऐसे एम्बेसडर्स को वहाँ पे बड़ी धमकियां मिल रही हैं, उनको भी एलामिये जारी किए गए हैं कैनेडियन हुकूमत की तरफ से, महफूज रखें अपने आप। जिस तरीके से इंडिया इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और दुनिया अभी नहीं कर रही ना, दुनिया अभी इंडो पैसिफिक वेंचर को फोकस कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट को फोकस कर रही है। लेकिन इंडिया एक पाइपर की तरह, जैसे पाइपर की स्टोरी है ना, वो बांसुरी बजाने वाला आता है, पीछे सारे वो बच्चों को लेके चला जाता है समंदर में, वैसे पाइपर की तरह अपनी ये स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस की वजह से और अपनी विजिलेंटिज्म की वजह से और अपनी मॉब कल्चर की वजह से पाइपर की तरह ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया विल टेक इट टू। तो इट्स टाइम कि इन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा व्हाट इज दैट हैपनिंग। अगर अभी नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो दिस फाइल विल रीच देयर स्लीव्स सून। राइट। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि जबकि आलमी बरादरी की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं भारत की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, तो हम भी अपने जो मुकद्दमात हैं हमारे कश्मीर से रिलेटेड है या पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी से रिलेटेड है, रॉ से रिलेटेड है, वो भरपूर अंदाज में अब इस मोमेंटम को लेकर चलें आगे और जो धब्बा अब लगा है मोदी सरकार के चेहरे पर वो मज़ीद उसको चस्पा करें? अगर तो रामीन आपका काम आराम सुकून से हो रहा है, लोग दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हैरत हुई होगी लोगों को, हैरत हुई होगी वेस्ट में, हैरत हुई होगी ख़ास तौर पे जस्टिन ट्रूडो को और उसकी कैबिनेट को। मुझे तो नहीं हैरत हुई कोई कि ये क्या हुआ है। मुझे तो साफ पता है कि हिंदुस्तान क्या है क्या नहीं। तो मुझे तो इसको इस्तेमाल करना एज अ कार्ड मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, आपने कहा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भारत इतना निडर कैसे हो गया। 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरा जो न्यू दिल्ली है वो तो हम पहुंच गए चांद पे जी। SCO भी हमने की है, फिर ब्रिक्स में हम बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं, और कुछ नहीं तो G20 की एक रोटेटरी मीटिंग हमने की है और उसमें हमने ये देखा है कि जो बाइडेन साहब आते हैं तो मैं एक मिनिस्टर को भेजता हूं एयरपोर्ट पे कि जिस तरह मुझे एक यानी मिनिस्टर ने रिसीव किया था, मैं भी मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूं। फिर उसके बाद ये है कि P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। फिर उसके बाद ये है कि यानी अगस्त 2019 जब ये 5 अगस्त 2019 का वाक़या पेश आता है, इतना बड़ा ये वाक़या हमने किया और दुनिया खामोश रही और कश्मीर को हमने अपने तई, वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी ज़रूरत है। मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। और सबसे बढ़ के कि जनूबी एशिया में चाइना का जो कंपेटिटर है बन के, और चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट की जो वेस्ट की पॉलिसी है उसके लिए मैं पुलिस मैन हूं। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। लेकिन वो एक चीज भूल गए, उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया। अच्छा। उन्होंने इतना ओवर एस्टिमेट किया कि अगर आपको पता है कि एक बंदा है जो किसी और दोस्त मुल्क है, इंडिया और कनाडा के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां पे बहुत सारे इंडियन जो नेशनल हैं वहां रहते हैं बहैसियत यानी कैनेडियन नेशनल्स के। आपने अगर कोई इस तरह का एक्शन करना था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उस हुकूमत के पास जाते हैं, देखिए ये बंदा है, ये इसका डोजियर है, ये यहां से आप इसको यानी एक्स्ट्राडाइट कीजिए, निकालें इसको इधर से। ये वाला प्रोजेक्ट ना भाई अमेरिका बहादुर के तो मुकाबले ना करें कि वो अफगानिस्तान में जाके बमबारी कर सकते हैं, वो इराक में चले जाएंगे, वो शाम में उनमें ये हो रहा है। एक और बात जी, ओवर एस्टिमेट किया,
अब ये है कि जो दुनिया की सिफारतकारी होती है ना, वो मेरे राव साहब की तरह की नहीं होती कि राव साहब ने एक बात की, मैंने उनका गलमा पकड़ लिया। ऐसा नहीं होता। मिसाल देता हूँ, रूस एक यूरोपियन यानी कंट्री में चला जाता है जिसका नाम यूक्रेन है। आपने अभी तक देखा है कि यूके ने अपने जहाज भेज दिए, नेटो ने जहाज भेज दिए। आप बयानात देते हैं, और जो आखिरी बयान आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने सुना है, उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो बयान ये है कि अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ने तीसरी दफा ये कहा है कि इंडिया कनाडा को इस इन्वेस्टिगेशन, ये जो हरदीप सिंह नज्जड़ का केस है, इसके कत्ल असैसिनेशन में कनाडा के साथ कोऑपरेट करे। इसका क्या मतलब है कि अगर तो प्रूफ आ गए सारे अनडिनाइबल किस्म के, यानी वो कहते हैं ना कंक्लूसिव प्रूफ, तो फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये स्टेटमेंट का मतलब है। जहां तक मोदी साहब का जिक्र है, मैं इस पे अपनी बात खत्म। हाँ, उससे पहले एक बात बताऊं खालिस्तान की। आपने कहा ना कि इसको क्या यानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। खालिस्तान के बारे में भी जरा एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। मैंने पिछले दिनों अपने मीडिया पे बहुत सारे चैनल्स में ये देखा कि जी खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, वो अब बढ़ जाएगी वगैरह। बाबा, एज अ पॉलिसी पाकिस्तान का खालिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। कल को वो आपसे कहेंगे, देखा हम कहते थे कि आप टेररिज्म और उसको करते हैं, तो इसका तो खालिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करने से करें। वो जस्टिन ट्रूडो ने खुद कह दिया, उसने कहा कि खालिस्तान का ये मेंबर था, उसने कहा इट्स अ कैनेडियन सिटीजन। बात खत्म। और जहां तक मोदी साहब की बात है, इस वक्त की आखिरी बात, जहां तक मोदी साहब की बात है, वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहें, और वो हिंदू भी वो हों जो कि किसी को खातर में नहीं लाते। और वो पंजाबी में वो एक है ना, सुंजियां हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ये उनका ख्वाब है। इस कनाडा के वाक़े के बाद मुझे पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जी आसमा साहबा, लास्ट कमेंट कर दीजिए, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान किसी तरह से इसको इंडोर्स करता है या कुछ ऐसी बात मैंने कोई भी नहीं की। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उस जेनोसाइड 1984 का जेनोसाइड वाज वेरी ब्रूटल, और वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बट आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट आवर अगेंस्ट आवर स्टेट पॉलिसी और एनी से थिंग दैट वी इंडोर्स खालिस्तान और समथिंग। डोंट प्लीज पुट वर्ड्स इन माय माउथ। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर आएगी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुन, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।